नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र एवं इसकी विषय सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से मतलब है वह संपूर्ण ज्ञान जिसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम प्रायः इन बातों पर विचार करते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एवं अर्थशास्त्र की सीमाएं अर्थात लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। जहाँ तक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का प्रश्न है तो एडम स्मिथ से लेकर वर्तमान समय तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र और आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में निरंतर विस्तार एवं विकास होते रहने के कारण अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में भी अर्थशास्त्रियों में मतभेद रहा है। जहां एडम स्मिथ और उनके समर्थक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री धन यानी धन के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री माना, तो आगे चलकर मार्शल और पीगू ने मानव कल्याण को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बताया। मार्शल ने कहा कि अर्थशास्त्र में सामाजिक, वास्तविक और सामान्य मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। आगे चलकर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान के रूप में परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि हमारे असीमित साध्यों और सीमित साधनों के संदर्भ में हम चुनाव क्रिया का अध्ययन करते हैं, यानी हम किसी भी समस्या के चुनाव पहलू को हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मानते हैं। आगे चलकर विकास केंद्रित आधुनिक परिभाषाओं में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को और विस्तृत किया गया, जहां रॉबिन्स ने दिए हुए साधनों और दिए हुए साध्यों से अपना संबंध स्थापित किया। विकास केंद्रित परिभाषाओं में साध्यों और साधनों में परिवर्तन की बात स्वीकार की गई और आर्थिक विकास, आय एवं रोजगार निर्धारण इत्यादि समस्याओं को भी अर्थशास्त्र की विषय सामग्री माना गया। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को हम प्रायः 5 भागों में बांटकर भी अध्ययन करते हैं। उपभोग, जो कि आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत है, जिसमें हम उपयोगिता के नियम, मांग का नियम और उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उत्पादन, दूसरा वर्ग उत्पादन, जिसमें हम लागतों के नियम और पूर्ति के नियम इनके हम अध्ययन करते हैं, उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तीसरा विनिमय, जिसमें हम वस्तु कीमत निर्धारण, बाजार, व्यापार, मुद्रा एवं बैंकिंग का अध्ययन करते हैं। वितरण के अंतर्गत हम सामूहिक उत्पत्ति में साधनों के प्रतिफल निर्धारण का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हम इसमें आर्थिक कल्याण का भी अध्ययन करते हैं। अगला भाग राजस्व, जिसमें हम सरकार की आय नीति, व्यय नीति, कर नीति और लोक कल्याणकारी कार्यों का अध्ययन करते हैं। आजकल अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 2 भागों में बांटकर भी अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत और समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम साधनों के आवंटन एवं वैयक्तिक, उपभोक्ता, फर्म, बाजार, साधन के कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करते हैं।
यदि हम अर्थशास्त्र की प्रकृति की बात करें तो इसमें निम्न प्रश्नों का समावेश होता है। क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है? और यदि विज्ञान है तो क्या यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव साइंस है या नॉर्मेटिव साइंस है? तो सबसे पहले हम ये देखें कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। ये जानने के लिए कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, हमें विज्ञान क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको देखना होगा। विज्ञान चूँकि ज्ञान का क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों का क्रमबद्ध संग्रह होता है, वैज्ञानिक विश्लेषण होता है तथ्यों का, कारण परिणाम के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, प्रयोग किए जा सकते हैं, विज्ञान में भविष्यवाणियाँ की जा सकती हैं और विज्ञान की विषय सामग्री मापनीय होती है। और हम कहते हैं कि भौतिकी, रसायन शास्त्र ये विज्ञान हैं। तो क्या अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है? तो हमें इन मापदंडों पर अर्थशास्त्र कहाँ तक खरा उतरता है, हमें ये देखना होगा। तो हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में भी सिद्धांतों के निर्माण के लिए क्रमबद्ध तरीके से तथ्यों का वैज्ञानिक विधियों से संग्रह किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और यदि निष्कर्ष वास्तविक जगत से मेल नहीं खाते तो पुनः उसमें संशोधन भी किया जाता है। कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निर्माण में हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियम कारण और परिणाम के संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे आप मांग का नियम ले लीजिए, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। यहाँ पर कीमत कारण है और मांग का घटना परिणाम है। तो यहाँ हम कारण परिणाम का संबंध स्थापित करते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के प्रयोग के कारण आजकल हम बहुत सारे आर्थिक मॉडलों के आधार पर भविष्यवाणियाँ भी करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र के बहुत सारे नियम सार्वभौमिक भी होते हैं, जैसे उत्पत्ति ह्रास नियम, प्रतिस्थापन का नियम, मांग का नियम, ये सब काल परिस्थितियों में लागू होते हैं। तो इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विज्ञान होने में संदेह व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि अर्थशास्त्र की भविष्यवाणियाँ उतनी सटीक नहीं होती जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञानों में होती हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र में नियंत्रित प्रयोग संभव नहीं है। अर्थशास्त्र में प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं होते, बल्कि अर्थशास्त्र की प्रयोगशाला तो संपूर्ण मानव व्यवहार होता है जिसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए हम अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते समय इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना होगा। अब अर्थशास्त्र को जब हम विज्ञान मानते हैं तो दूसरी तरफ ये प्रश्न उठाया जाता है, क्या अर्थशास्त्र कला है? तो हमें ये देखना होगा कि कला क्या है। कला किसी कार्य को करने का ढंग या तरीका होता है। जहाँ विज्ञान सिद्धांतों का निर्माण करता है, वहीं कला सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। तो अर्थशास्त्र को इस दृष्टि से यदि देखें तो अर्थशास्त्र कला भी है, क्योंकि जहाँ अर्थशास्त्र
के जो सिद्धांत हैं वो उसका वैज्ञानिक पक्ष हैं, लेकिन जहाँ अर्थशास्त्र व्यवहारिक समस्याओं का हल करने में प्रयोग किया जाता है वहाँ उसका हमें कला पक्ष सामने आता है। अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने पर हमें ये भी देखना होगा क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। वास्तविक विज्ञान में हम क्या है का अध्ययन करते हैं और आदर्शात्मक विज्ञान में हम व्हाट और टू बी, व्हाट शुड बी, इसका हम अध्ययन करते हैं। दोनों विज्ञानों में अंतर को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें बेरोजगारी की समस्या पर विचार करना है, तो बेरोजगारी के क्या कारण हैं, विभिन्न आयु संरचना में बेरोजगारी की दर क्या है, शिक्षित बेरोजगारी की दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, उसके अनुसार बेरोजगारी दर क्या है, इत्यादि बहुत सारे तथ्यों के आधार पर जब अर्थशास्त्री बेरोजगारी की समस्या का निरूपण करते हैं तो वह अध्ययन अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। लेकिन जब अर्थशास्त्री बेरोजगारी को हल करने के लिए नीति निर्माण की बात करते हैं, नीति सुझाते हैं कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, बेरोजगारी दूर करने के विकल्प क्या क्या हैं, उनमें से किस विकल्प का चयन किया जाए, तो हम आदर्श विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग ऐसा है जो यह कहता है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान ही होना चाहिए, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ही है। इस वर्ग में हम क्लासिकल अर्थशास्त्री और रॉबिन्स को रख सकते हैं और वे कहते हैं कि अर्थशास्त्र में हम कारण परिणाम का अध्ययन करते हैं, हम वास्तविक समस्या का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति या लक्ष्यों के प्रति तटस्थ रहना चाहिए, उसे समस्या का या आर्थिक सिद्धांत का निर्माण में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अच्छे और बुरे के बारे में निर्णय देने से अर्थशास्त्रियों को बचना चाहिए। लेकिन दूसरा संप्रदाय है जर्मनी ऐतिहासिक संप्रदाय एवं कुछ अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, पीगू, बारबरा ब्रूटन, हार्ट्रे, हॉब्सन, ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान भी है। अर्थशास्त्र को हम एथिकल वैल्यूज से मुक्त नहीं कर सकते। हमें अर्थशास्त्र का अध्ययन ज्ञान के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा अर्थशास्त्र अध्ययन का लक्ष्य एक डॉक्टर के ज्ञान की तरह होना चाहिए, जो अपने ज्ञान का उपयोग रोगों के उपचार में करता है। तो इसलिए अर्थशास्त्री जिन समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जिन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उनका प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं के हल में किया जाना चाहिए। यानी अर्थशास्त्रियों को समस्याओं का क्या समाधान होना चाहिए, इस बारे में भी अपना निर्णय देना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र के दोनों पहलू हैं। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान भी है। हम यदि जैसे एक उदाहरण के लिए हम कहें कि ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है, कौन से तत्व ब्याज दर को निर्धारित करते हैं, तो ये तो हुआ वास्तविक अर्थशास्त्र का विषय। लेकिन ब्याज दर की उचित दर क्या होनी चाहिए, किन वर्गों के लिए कौन सी ब्याज दर होनी चाहिए, तो यह अध्ययन हम अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू के अंतर्गत करते हैं। तो अर्थशास्त्र के दोनों पहलू हैं, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र एवं वास्तविक अर्थशास्त्र।
चूँकि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जिसका उपयोग आर्थिक समस्याओं के हल में किया जाना चाहिए, और आज का युग कल्याणकारी राज्य का युग है, इसलिए आज के युग में अर्थशास्त्र का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में निरंतर किया जा रहा है। अर्थशास्त्र के वास्तव में देखा जाए तो दो पहलू हैं, एक प्योर इकोनॉमिक्स विशुद्ध अर्थशास्त्र और एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र। ये दोनों ही रूप अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण हैं। प्योर इकोनॉमिक्स में हम सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हम व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। आजकल के युवा अर्थशास्त्रियों का रुझान अप्लाइड इकोनॉमिक्स में काफ़ी बढ़ गया है। तो अर्थशास्त्र के लिए हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि यह विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान के क्षेत्र में ये वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है, क्योंकि अर्थशास्त्र का ज्ञान केवल प्रकाशदायक नहीं यानी लाइट बियरिंग नहीं, बल्कि फलदायक यानी फ्रूट बियरिंग भी होता है। इसके अलावा हम अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में अर्थशास्त्र की सीमाओं की भी चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र की सीमाओं के संदर्भ में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है और मानवीय क्रियाओं के केवल आर्थिक पहलू का ही हम इसमें अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, अर्थशास्त्र के नियम जो हैं वो प्राकृतिक विज्ञानों के नियम की तरह पूरी तरह निश्चित नहीं होते, बल्कि वो कम निश्चित प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में हम दो अलग अलग तरीकों से भी अध्ययन कर सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं एवं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। चूँकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष समष्टि अर्थशास्त्र में या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लागू नहीं होते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था केवल व्यक्तिगत इकाइयों का योग नहीं होती, इसलिए समष्टि आर्थिक समस्याओं का निराकरण समष्टि मूलक उपकरणों से एवं व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का निराकरण व्यष्टि मूलक उपकरणों से किया जाना चाहिए। थैंक यू।